आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि एकदम फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स। ठीक है, तो एक बार मैं पहले लिख देता हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या चीज भाई? मैथ्स का चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। क्लियर है बाबू? क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर, और आज हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, उसमें रियल नंबर ही नहीं है बल्कि पूरे नंबर सिस्टम की उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, और वो उस वीडियो की करीब लेंथ 1 आवर की है, 1 घंटे की पूरे नंबर सिस्टम की उसमें चर्चा की गई है। और उसमें ये बात भी बताया गया है कि हमारी जो मैथ्स है, जो हम मैथ्स में जो नंबर्स पढ़ते हैं उस नंबर्स को बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस और जिसका रेडिक्स 10 होता है। तो आप उस वीडियोस को इससे पहले जरूर देखें। आप वहां से नंबर सिस्टम को बड़ी बारीकी से और बहुत ही डिटेल्ड में और काफी डीप मैं उस वीडियो को बनाया हूं, उस चीज को आप देखें। सॉरी, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा से समझ पाओगे वहां से। ठीक है, तो रियल नंबर, खैर थोड़ा सा यहां पर भी मैं रिकॉल करा देता हूं। रियल नंबर क्या होता है कि जितना भी हमारे पास नंबर्स का सेट है, सेट मतलब कहने का मतलब हो गया कलेक्शन, समूह। तो जितना भी हमारे पास नंबर्स का सेट है, ठीक है, उन सारे ही सेट में जो सबसे बड़े नंबर का सेट है वो है हमारा रियल नंबर। जैसे हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर्स नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है, इर्रेशनल नंबर का सेट है। इन सब से बड़ा सेट कौन सा है? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर के ही अंदर, बात को समझना, अंदर ही रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, तो हुआ ना सबसे बड़े नंबर का सेट रियल नंबर। क्लियर है? तो रियल नंबर, ठीक है, वो सबसे बड़े नंबर का सेट है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार उस नंबर सिस्टम का जो वीडियो है उसे जरूर देखें, थोड़ा सा उस पर टाइम स्पेंड करें। और मैं कहता हूं कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो टाइम आपका बहुत ही वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो आप वहां से देखें, बहुत सारा नॉलेज आप वहां से गेन कर सकते हैं। तो आप उस चीज को देखें, रियल नंबर आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम आज क्लास 10th का फर्स्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली नियम रियल नंबर से नहीं, सॉरी, डायरेक्टली रियल नंबर ही है, स्टार्ट करते हैं। तो जो ये चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन है वो बेस्ड है किस पे? किस पे बेस्ड है? यूक्लिड। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जरा इस बात को हम समझने की प्रयास करते हैं।
सबसे पहले है हम इन तीनों वर्ड को इंडिविजुअल जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने का मतलब क्या है। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है क्या कि यूक्लिड क्या है, एक मैथमेटिशियंस का नाम है। किसका नाम है भाई? मैथमेटिशियन का नाम है। ये नाम कोई नया नहीं है, यह वही यूक्लिड है जिन्होंने ज्योमेट्री का मूलाधार है। ज्योमेट्री में ऑलरेडी आप यूक्लिड के बारे में पढ़े होंगे, क्लास में याद दिला दो 9th क्लास 9th में ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, जहां पे आप यूक्लिड के बारे में पढ़े होंगे, है ना। मतलब ज्योमेट्री का मूलाधार यही है, सूत्रधार यही है यूक्लिड, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। और अगर आपने क्लास 9th में ज्योमेट्री नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्द उसकी भी वीडियो अपलोड होने वाली है। मैं बोला ना कि इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 पूरा मैथ्स का वीडियो अपलोड होने वाला है, वो भी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बुक के साथ साथ हम उसके एग्जाम्पलर्स को भी करेंगे। उसके साथ साथ एक बात और कि उसके अलावा हम बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस वाले जो बुक है उसको भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। मतलब वो एक अलग हमारा नोट्स होगा जिसमें जितना भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक है उसमें जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी इसी एनसीईआरटी के साथ ही करेंगे, ठीक है। बोर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन होगा जो हमारे एग्जाम में आया है वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये यूक्लिड के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को जरूर बनाएंगे, है ना। ज्योमेट्री को क्लास 9th में है, तो यहां से ये पता चल गया कि यूक्लिड क्या है कि मैथमेटिशियन का नाम है। तो और से समझिएगा, यूक्लिड क्या है कि मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन नाम से ही पता चल रहा है। डिवीजन कहने का मतलब किसकी बात हो रही है भाई? डिवाइड की बात हो रही है, भाग लगाने की बात हो रही है। और लेमा के मतलब होता है क्या चीज? हेल्पिंग थ्योरम। क्या होता है लेमा के मतलब? हेल्पिंग थ्योरम। बात तो यहां पे समझ नहीं आई होगी, इसके बारे में तो समझना नहीं है, इनके बारे में तो समझना नहीं है। वैसे भी नाम है, ये मैथमेटिशियन है। समझना हमें डिवीजन के बारे में है और लेमा के बारे में। तो लेमा कहने का क्या तात्पर्य है, जरा उस चीज को समझते हैं, ठीक है। लेमा मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूफ है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से क्या कर दिया गया? साबित कर दिया गया, और उसी स्टेटमेंट से कोई और दूसरा स्टेटमेंट निकाला गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोगों ने पढ़ा होगा। जहां तक थ्योरम की बात आती है तो झट से हमारा दिमाग वहीं पे दौड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरियन थ्योरम किस पे है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या लिखा गया है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये तो पहले से प्रूफ है ना जी। हम ये पहले से प्रूफ है और इसी पे हम काम करे आ रहे हैं। हम क्या करेंगे कि इसी चीज को लेकर के अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया जाए, कोई एक नया स्टेटमेंट बना दिया जाए, ठीक है ना, या उससे हम कुछ अपनी एक अलग बात रख दे, कुछ अलग से निकाल करके बात को साबित कर दे,
वही हमारा क्या होता है, लेमा होता है। ठीक है, मतलब कोई पहले से थ्योरम बना हुआ है, उसी से रिलेटेड हम कोई दूसरा चीज, कोई दूसरा स्टेटमेंट अपने थ्रू बना दें, है ना, अपने बात को रख दें, वही क्या होता है, लेमा होता है। ठीक है, तो हम उस चीज को थ्योरम नहीं कहेंगे। थ्योरम के मतलब वो हमें नए एक स्टेटमेंट बनाना होगा, हमें प्रूफ करना होगा, और लेमा प्रूफ किया हुआ चीज से ही एक नया स्टेटमेंट बनाने को ही लेमा कहते हैं। अगर मान लो कि पाइथागोरियन थ्योरम है, हम उससे कुछ नया स्टेटमेंट बना देते हैं, तो वहां पे क्या कहा जाएगा, रवि लेमा कहा जाएगा, रवि थ्योरम नहीं कहा जाएगा, है ना। पाइथागोरियस ने उस थ्योरम को बनाया, इसलिए उसे पाइथागोरियस थ्योरम कहते हैं। हम उससे एक नया स्टेटमेंट बना दें, हम बना दें, तो हमारे साथ क्या लगेगा, थ्योरम ना लग करके क्या लगेगा, लेमा लगेगा। ठीक है, तो इसका एक हम लिख देते हैं डेफिनेशन। क्या लिख सकते हो कि प्रूविंग स्टेटमेंट, approving statement used to prove, used to prove, किसके लिए भाई, used to prove another proving statement, and it is also known as helping थ्योरम। ठीक है, लेमा के लिए क्या है, ये कि पहले से प्रूफ किया, कोई प्रूविंग स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम दूसरे प्रूविंग स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या और किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग थ्योरम के भी नाम से। ठीक है, एग्जाम्पल अभी भी नहीं समझ में आया हो तो भाई यहां पे देखो, हम ये तो फॉर्मूला पढ़े ना, पी ए स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी पढ़े हैं ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने हाइपोटेनियस का एक स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो पहले से प्रूफ है, पाइथागोरियन थ्योरम है, हमने एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, हमने एक नया स्टेटमेंट इससे बनाया, एक नया चीज एनालाइज किया, ठीक है ना, एक नया चीज बनाने की प्रयास की, इसी के थ्रू, इसी स्टेटमेंट के थ्रू मैंने क्या बना दिया, कि यार अगर हमें P निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो अपने आप में पाइथागोरियन थ्योरम है, हमने इससे एनालाइज करके एक नया चीज स्टेटमेंट दे दिया, एक नया स्टेटमेंट दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि डिवीजन का तो ऑलरेडी हमारे पास थ्योरम है, डिवीजन में जो हमें पढ़ना है वो ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट प्रूफ करके दिया गया है। यूक्लिड ने क्या किया है कि उस चीज से इन्होंने एक नया स्टेटमेंट बनाने की प्रयास की है ना, और उसी प्रयास को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी प्रयास को हम क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, डिवाइड के बारे में पढ़ना है, डिवीजन के बारे में पढ़ना है ना, डिवीजन के बारे में हमें वो चीज पढ़ना है जो यूक्लिड ने, है ना, जो यूक्लिड ने अपने स्टेटमेंट के थ्रू एक नया रूल दिया हुआ है। क्लियर है, तो आप एक बार इसको नोट करो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं क्या चीज है। बढ़ते हैं।
अब तो हम लोग डिवीजन के बारे में जानते ही हैं। कोई है जिसे डिवीजन के बारे में नहीं पता हो? इसी चैप्टर में बहुत बातें अभी पता चलने वाली है। क्या? कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बीच क्या रिलेशन है। इसी चैप्टर में हम ये भी बात करेंगे कि यार डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो डिवीजन तो हम लोग करना जानते हैं। डिवीजन की एक अपनी साइन है, ये कुछ इस तरीका साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो अंदर की तरफ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और यहां पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। और जो यहाँ पे कुछ शेषफल बचता है ना, जो यहाँ पे कुछ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है? मतलब अगर हम बात करें कि 7 और 13 की बात करें तो 7 1 जा 7, कितना आ गया? 6 आया ना जी। ठीक है, कोई दिक्कत है इधर? ऐसे डिवाइड करना तो आप लोग जानते ही हो, पता है ना? ठीक है। अब देखो, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इसके बीच एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है उस चीज को देखते हैं। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बाबू? डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारा यूक्लिड का जो डिवीजन है ना, यूक्लिड जो डिवीजन का रूल उन्होंने दिया है ना, जो इनका लेमा है ना, वो एक चीज के लिए एप्लीकेबल है। किस चीज के लिए? इनका कहना है कि कोई भी दो क्या ले लो? पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो। कोई भी दो क्या ले लो? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर ले लो, है ना, उसके लिए ये वाला चीज एप्लीकेबल है। क्लियर है? बात क्लियर है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स, बात को समझना। एक तो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, और का दो ही हो। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने और क्या कहा? और उन्होंने क्या कहा? क्या कहा कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसमें से अगर हम एक इंटीजर्स को हम a एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि a एंड b आर टू पॉजिटिव integers number where a is always greater than b। बात को समझो कि अगर a और b ये अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हैं, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हैं, तो एक और कंडीशन उन्होंने कहा कि वहां पे क्या होना चाहिए कि a बड़ा होना चाहिए किससे भाई? b से बड़ा होना चाहिए।
निगेटिव नंबर के लिए उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 0, यहाँ पे 1 2 3, इधर हो गया -1 -2। तो उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है जी, इधर वाला नहीं। ठीक है, और इसमें से भी क्या होना चाहिए कि एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 11 13 की बात करूं, अगर दो नंबर है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। जो बड़ा होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। जो बड़ा होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा। मतलब अगर ए हमारा बड़ा है, ए तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, डिविडेंड हो जाएगा, और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइजर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि जो बड़ा होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो अगर हमें इसको इस फॉर्म में लिखना तो क्या लिखेंगे, बड़ा है 13 हो गया तुम्हारा डिविडेंड, कह रहा है कि डिवाइजर लगा दो भाई 11, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट क्या करेंगे, तो 11 का टेबल पढ़ो, 11 1 से 11, शेषफल कितना बच गया, हाँ 2। ये मैंने कैसे किया, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, कुछ ऐसा तो कर ही सकते हो। 11 1 जा 11 कट गया, इधर क्या हो गया, तो रिमाइंडर बच गया 2, क्वेश्चन बचा 1, डिवाइजर हो गया 11, डिविडेंड हो गया तुम्हारा 13। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं बात कहूं कि 7 और 15 की बात करूं, ये दो नंबर है, इसको इस फॉर्म में लिखो। तो हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है। दोनों पॉजिटिव है। इंटीजर्स है कि नहीं है, तो इंटीजर्स भी है, ठीक है, इंटीजर्स भी और पॉजिटिव भी है। तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बात क्या पता करेंगे कि भाई इसमें दोनों सेम है या दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, 7 कहां 15 कहां। उसके बाद ये ढूंढेंगे कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो 15 है। जो बड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और जो छोटा है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पे, जो हमारा स्टेटमेंट बना हुआ है। अब कह रहा है कि जो बड़ा है उसको पहले लिख दो 15, उसके बाद कह रहा है कि जो छोटा है उसको लिखो, क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2। शेषफल कितना आ गया भाई, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 15। तो जरा गौर से देखो, अब इस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, और 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। नहीं कर सकते, 7 और 15, 7 2 का 14, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो 7 तुम्हारा डिवाइजर हो गया, डिविडेंड 15, 2 क्वेश्चन, 1 रिमाइंडर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, तो इसको नोट करो एक बार, ठीक है, नोट करो। नोट हो गया, चलो कुछ इसका नोटेशंस भी बना देते हैं। नोटेशन नोटेशन नोटेशन, क्या नोटेशन है कि अगर हम यहाँ पे डिविडेंड को हम ए से रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस कर दे भाई, ए से। डिवाइजर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, बी से। क्वेश्चन को अगर हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, क्यू से। और रिमाइंडर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आर से। एक नया यहाँ पे नोटेशंस बनकर के आ जाएगा कि नया स्टेटमेंट बनकर के क्या है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वेयर, अब ये किसके लिए है भाई, फॉर एनी
टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, वेयर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। मतलब कोई भी दो इंटीजर्स नंबर के लिए जहां पे a क्या होगा, बड़ा होगा, और b क्या होगा, छोटा होगा, इस कंडीशन के लिए ये है। यहां पे एक और बात आती है कि यार एक चीज है कि ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, वो रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ सकता है। एक चीज जरा देखो, गौर से देखो, अगर इस चीज को आप लोगों ने देखा होगा तो समझ में आया होगा कि जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, उससे जैसे ही छोटा हो जाता है क्या चीज, रिमाइंडर, उससे जैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, हम डिवाइड करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहां पर भी देखिए 60 डिवाइजर है, 1 हमारा रिमाइंडर आया है, क्लियर है। तो जैसे ही डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा हो जाता है तो वहां पे डिवाइड करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेवल पे चलते हैं, मैं कहूं कि यार 3 and 7 6 8 डिवाइड करो, क्या करोगे भाई, 3 2 जा 6 करोगे, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। ये तो पूरा पूरा कट गया ना जी, 0 आ गया। अगर यहीं पे इनकेस यहीं पे अगर 7 रहता तो क्या चीज आता, अगर यहाँ पे 7 रहता तो यहाँ पे 7 आता, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या आता, 2 आता ना। अब इसके आगे जाएगा जी, नहीं जाएगा। हमने इस चैन को कब तक बढ़ाया, कब तक बढ़ाया, जब तक कि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा नहीं हो गया। मतलब जितना डिवाइजर दिया हुआ उससे रिमाइंडर छोटा हो गया, हम वहीं पे छोड़ दिए, ठीक है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल रहा है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। मतलब ये जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। क्लियर है, ये बातें आ रही कुछ समझ में? हो सकता है कि बातें नहीं समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज समझ में आने लगेगा, हाँ आने लगेगा, ठीक है। यहां से क्या बात पता चला कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा ये रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। देखा ना, पूरा पूरा कट गया था, मतलब 0 बचा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ये कहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है, b-1, b-1, मतलब b से एक छोटा, b के इक्वल नहीं, क्या, b से एक छोटा, ठीक है। अगर डिवाइजर के इक्वल भी आता है तो हम उसको एक बार तो और लेकर के जाएंगे, ठीक है। क्लियर है जी। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो और क्या हो सकता है, b-1 हो सकता है। मतलब डिवाइजर से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। जैसे कि मैं अभी लिखा था कि 4 6 8, तो 3 1 जा 3, 1 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये तो पूरा पूरा कट गया ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 0 हुआ ना। और अगर हम यहीं पे क्या लिख दें, 7 लिख दें, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 2 आ गया। तो देखो ना, यहाँ पे जो है उससे छोटा ही होगा। कम से कम कितना छोटा हो सकता है, 1 छोटा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत है जी। जैसे अगर मैं बात करूं कि चलो भाई 11 में तुम क्या करो, 34 से डिवाइड कर दो, तो 11 3 जा 33, या कैंसिल 1। अभी देखो ना कितने का अंतर हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा का अंतर है ना। तो मैंने बोला कि कम से कम b से एक छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से
एक छोटा होना चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा वो ज्यादा नंबर ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अब इस दोनों के अंतर देखो, 10 का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर 3 और 2 का अंतर देखे तो 1 का अंतर है, तो कम से कम 1 का अंतर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी। क्लियर है जी? तो यहां से पता चला कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से एक छोटा हो सकता है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें गणितीय रूप में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो r है वो या तो 0 हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो तो 0 होगा, नहीं तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बात को जरा गौर से समझिएगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लिखा गया ना 0 इज ग्रेटर देन रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 का क्या हो सकता है, इक्वल। नीचे जो लाइन खिंचा गया ना उसको हम बोलते हैं इक्वल, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 0 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू r, मतलब जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। हाँ, साथ में एक चीज और है कि वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। क्या होगा, हमेशा b से छोटा होगा। बात को इससे गौर से समझिएगा, ये कभी भी b के इक्वल नहीं हो सकता है, b के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो b से क्या होगा, छोटा ही होगा। अब यहाँ पे देख लो ना, इस चीज को अगर हम लिखने की प्रयास करें तो हम कहें जो 1 जो हमारा ये शेषफल है वो 0 से बड़ा है। अरे एक तो 0 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशंस दिया गया है कि वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो अभी तो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है। और देखो क्या हो गया, ये जो हमारा शेषफल है ये 0 से बड़ा हो गया और 7 से क्या हो गया, छोटा ही तो है। देखो ना, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है जी? तो जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा याद रख लेना है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो किससे, डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा या बराबर कौन होगा भाई, रिमाइंडर, लेकिन किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। कुछ बातें आई समझ में? हाँ, ये सारा खेल किस पे है भाई, 2 पॉजिटिव इंटेजर्स नंबर पे है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या पे है, जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या दूसरे धनात्मक पूर्णांक संख्या के तुलना में बड़ा होगा। ठीक है, मैंने यही चीज ना बताया भाई कि जो डिवाइड है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन ये चीज अप्लीकेबल कब है, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो, दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या हो और दोनों ही धनात्मक पूर्णांक संख्या में कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या बड़ा हो, किसके तुलना में, दूसरे धनात्मक पूर्णांक की संख्या के तुलना में। एक बात ये हो गया। दूसरा मैंने बोला कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, इस स्टेटमेंट के थ्रू रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर जो शेषफल है वो या तो 0 हो सकता है या वो डिवाइजर से क्या हो सकता है, कम से कम एक छोटा हो सकता है। क्लियर है? मतलब इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो ना, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इज ग्रेटर देन p। ठीक है,
क्लियर है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ऐसे पढ़ोगे। 0 इज लेस देन, 0 क्या होगा? इज लेस देन इक्वल टू आर, सॉरी गलती मैंने पढ़ दिया था। 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, मतलब 0 आर से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या आर इज लेस देन बी, आर जो होगा बी से छोटा होगा, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। बात यहां तक अगर हो गई हो, ठीक है, तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो मैंने बात किया अभी, तो इस लेमा का इस्तेमाल करके या इस डिवीजन लेमा का इस्तेमाल उन्होंने HCF को फाइंड करने में किया। किसमें किया जी? HCF को फाइंड करने में। अब HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, हम इसको और किस नाम से जानते हैं? आपको पता है, GCD के नाम से भी जानते हैं। HCF कहो या GCD कहो, बात इक्वल होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। क्लियर है? बात दोनों एक ही होता है। तो इस लेमा का इस्तेमाल और इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल उन्होंने किसको फाइंड करने में किया? HCF को फाइंड करने में किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो HCF के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि और उन्होंने HCF के लिए क्या चीज बनाया, कैसे किया, इस चीज पे हम डिटेल और डीप में बात करेंगे। और अभी तक मैं जितना बता दिया हूं, शायद ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपको ऐसा मिला भी नहीं होगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ते हैं किसके बारे में? HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड GCD याद रख लेना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। डिवाइड कर लो, डिवीजन कर लो, बात एक ही होता है। ठीक है, हम फिर कल मिलते हैं। और अभी टाइम कितना हो गया है मैं जरा बता दूं, टाइम कितना हो रहा है? 2:52, 2:52 अभी हो रहा है, रात का 2:52। ठीक है, तो हम फिर कल मिलते हैं। क्लियर है?